तो फिर वो बेनामी संपत्ति कहाँ से हो गई? उन्होंने 23 करोड़ 24 करोड़ बता दिया साथी। 2005 में उसकी मालियत 70 लाख रुपए थी, आज 23 करोड़ की हो जाए चाहे 56 करोड़ की हो जाए, उस पर हमें नहीं जाना। हमने जब ख़रीदा था तब हमारी हैसियत क्या थी? तब हमने पूरा पैसा दिया था, हमने इनकम टैक्स दिखाया था, हमने इनकम अपनी दिखाई थी, तब हमने उस ज़मीन को परचेज किया था। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो धूल में रस्सी जिसके कहते हैं भरना, धूल में रस्सी भरकर शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बेईमानी है और मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ। नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ। जिस तरह से रमाकांत यादव जी की गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, ज़मीन कुर्क हो जाता है, एक के बाद एक समस्याएं उनके जीवन से निकल नहीं रही हैं कि उनको चाहने वाले आज भी कहीं न कहीं देखा जाए, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग अपने आँखों के माध्यम से जब अश्रुधारा बहती है, समझिए कि उनके दिलों की वो बातें निकलती हैं जिस तरह से उन्हें लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाने और कहलाने में बड़ा अंतर होता है, लेकिन जब जनता कहती है तो लगता है कि हाँ वास्तव गरीब मसीहा हैं। अभी हमारे साथ में विजय यादव जी हैं जो विधायक प्रतिनिधि हैं और इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जिस तरह से एक तरफ से पक्षपात किया जा रहा है कि जो सत्ता आसीन पार्टियां हैं लगातार यही प्रयास कर रही हैं कि रमाकांत यादव जी के साथ ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ का जो वोटर है आजमगढ़ का वो एक तरफ से बीजेपी सपोर्ट में आ जाए और यहाँ 10 सीटें भी मतलब विधायिका की हैं सब जीत जाएँ। आइए हम बात करते हैं मार्गदर्श। अब इनका वाला दोस्तों हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि विजय यादव जी हैं जो कि बहादुर अच्छा दोस्तों हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि विजय बहादुर जी हैं। इन्होंने समझिए कि रमाकांत यादव जी के उन दिनों को देखा है जब इस समाज में गरीब, दलित, पिछड़े या जिनको भी आवश्यकता होती थी, वहाँ केवल मैं नहीं कहूँगा केवल एक विशेष जाति का, वो ऐसे मतलब व्यक्ति रहे कि वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, किस जाति का है, कभी उन्होंने धर्म नहीं देखा। उन्होंने केवल जिस पद पे रहे उस पद की गरिमा को बनाए रखा और सदैव जो अपने कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन वही कहा जाता है कि समय कब क्या करवा दे कोई नहीं जानता है। जिस समय रमाकांत यादव जी 4 बार के सांसद, 5 बार विधायक, यहाँ तो एक लोग हैं कि एक बार विधायकी जीतने के बाद दोबारा समझिए क्या बताएं, पत्ता गुल हो जाता है और सारी इंद्रियां सिकुड़ जाती हैं। लेकिन 5 बार विधायक होना अपने आप में दिखाता है कि जनता में जो लोकप्रियता कितनी कायम थी वो आज भी कायम है, क्योंकि आज भी उनको चाहने वाले लोग रो देते हैं। आपने कई वीडियो देखा होगा कि लोग रो रहे थे, लेकिन रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता मन बना ली है। 1 साल बाद 27 में चुनाव है। अब देखना है कि चुनाव में क्या माहौल बनता है और जिस तरह से उनको जेल की हवा खिलाई जा रही है वो हवा कितनी कारगर होती है। सर स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जब से ये मामला कुर्की वाला हुआ है तो क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए पत्रकार साथी, सवाल ये नहीं शीशा बचा कि टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर कहाँ से आए थे। तो सवाल इस बात का नहीं है कि कुर्की कर दी गई, सवाल इस बात का है कि कुर्की किसकी की गई, किन परिस्थितियों में की गई, किन कारणों से की गई, हम उस पर आपको बताना चाहते हैं। पीछे के दिनों में 2022 का जो चुनाव हुआ, जिसमें आपने मैं समझता हूं कि उस चुनाव के दौरान उन्होंने एक ऐलान किया था कि आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही हैं और मैं इसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ कि 10 की 10 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव की झोली में डाल देंगे। और उनका कहना भी सत्य हुआ, 10 की 10 सीटें हम जीत गए। 10 सीटें जीतने के बाद आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद शराब कांड जबकि चुनाव के दौरान हुआ था, उस वक्त तमाम सारे मुलजमात अरेस्ट भी हुए थे जो आज न्यायपालिका के थ्रू बाहर भी हैं। और उस दौरान इनका नाम कब आया, कैसे आया, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन 6 महीने बाद मैं समझता हूँ कि इसी का परिणाम था। जो मैंने कहा कि सवाल ये नहीं शीशा बचा कि टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर कहाँ से आए थे। तो ये पत्थर वहीं से आए थे जिसके चलते आपको 6 महीने बाद उस शराब कांड में मुलजिम बनाया गया और उसके बाद उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। और उसके बाद फिर इन पर IR गैंगस्टर की कार्रवाई करने के बाद उस संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया गया जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा,
जिस संपत्ति को 2005 से लेकर के 2010 के बीच में आपने कई पार्ट में 53 बीघे को कई पार्ट में नियर अबाउट 5 लोगों के नाम से उन्होंने रजिस्ट्री ली, जिसकी मालियत 70 लाख रुपए का स्टैंप हमारा लगा। स्टैंप से जो मालियत हमारी बनती थी 70 लाख रुपए, जिस पर आपने फ़ीस भी जमा किया। आप 2 पत्नियां 4 बेटे, 1 भांजे के नाम से रजिस्ट्री हुई। अब उनके भांजे इस दुनिया में नहीं है, तो उनके 2 बेटे और उनकी पत्नी 7, अब 7 लोग उसमें शहखातेदार हैं। 7 लोगों के नाम से वो ज़मीन है। और ये कह देना कि ये बेनामी संपत्ति ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति 2005 से लेकर के 2010 के बीच में रजिस्ट्री कराता हो और 1985 से लेकर के 1996 तक असेंबली के मेंबर रहे, उसके बाद वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे। देखा जाए तो इससे ज़्यादा इनकी तनख्वाह हो जाती है। और 1 क्लास के ठेकेदार हैं, जनपद के रहे, ये भी रहे, इनके बेटे भी रहे। और 1 क्लास की ठेकेदारी में आप समझ सकते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है। सरकारी खजाने से भुगतान होता है तो निश्चित रूप से वो धनराशि आयकर के रूप में कट करके भारत सरकार को भी जाती है। तो जब हम इतने इनकम टैक्स पेई हैं और हमने उसको पूरा स्टैम्प दे करके 7-8 लोगों के नाम से आज वो रजिस्ट्री है वो ज़मीन, तो फिर वो बेनामी संपत्ति कहाँ से हो गई? उन्होंने 23 करोड़ 24 करोड़ बता दिया साथी। 2005 में उसकी मालियत 70 लाख रुपए थी, आज 23 करोड़ की हो जाए चाहे 56 करोड़ की हो जाए, उस पर हमें नहीं जाना। हमने जब ख़रीदा था तब हमारी हैसियत क्या थी? तब हमने पूरा पैसा दिया था, हमने इनकम टैक्स दिखाया था, हमने इनकम अपनी दिखाई थी, तब हमने उस ज़मीन को परचेज किया था। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो धूल में रस्सी जिसके कहते हैं भरना, धूल में रस्सी भरकर शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेईमानी है और मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ। क्या सर ये जो जहरीला शराब कांड हुआ था, इसमें वास्तव में मैटर क्या, थोड़ा बताइए। क्योंकि जनता में बात हरदम संशय रहता है कि आखिर में वो जहरीली शराब कांड था क्या? देखिए भैया, चुनाव के दौरान में एक दुकान थी माहौल में, और वो किसकी दुकान थी? दूर दराज से कोई रिलेटिव हैं, जैसे मेरा कोई रिश्तेदार की किसी की दुकान हो जाए और वहाँ से जो दारू बिक रही थी वो नंबर 1 की दारू बिक रही थी और नंबर 1 की दारू ही बिकी थी वहाँ से। अब चूँकि फील्ड में उस समय चुनाव चलता है और मैं अब किसी के ऊपर आरोप लगाऊं जो बातें सही हैं तो थोड़ा दूसरी बात हो जाएगी, कहीं कदाचित मेरे ऊपर ही ना मुकदमा लोग लिखवा दें। लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो कहाँ से कैसे आई, बाहर से दारू ला करके लोगों ने बांटा, उस दारू को पी करके कुछ लोग अब उसकी वजह से मरे कि किन कारणों से मरे, लेकिन दुकान जिसकी भी थी उस दुकान से नंबर 1 की दारू ही बिकती थी और वो दुकान इनकी नहीं थी, इनके किसी दूर दराज के रिश्तेदार की थी। मतलब रिश्तेदार के रिश्तेदार का रिश्तेदार था, तो इसका मतलब थोड़ी है कि रिश्तेदार के रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई व्यापार करता है तो फिर वो उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। इनके नाम से कोई दुकान नहीं थी, न इनके परिवार के नाम से कोई दुकान थी। लेकिन सर देखा कार्रवाई तो जो भी मतलब संबंधी रहे हों, कार्रवाई तो उन पे चाहिए था ना, लेकिन आखिर इनको फंसाने क्या उसमें कार्रवाई उन पर प्रशासन ने किया, उन पर कार्रवाई किया। लेकिन जब 2022 में 10 सीटें आपने जीत लिया तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों को थोड़ा नागवार मालूम लगा हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा बोला, ऐसा किया, इनके पास जनाधार थे, इन्होंने 10 सीटें जिताई, तो अब इनको किसी न किसी मामले में फंसाइए। तो उन्होंने घूमते अपना पूरा रस्सी भरना कहा था, मैं कह रहा था ना, तो उसी तरीके से अपना सिस्टम शुरू किया, ला करके 6 महीने बाद उसमें इनको इन्वॉल्व कर दिया कि इसके मास्टरमाइंड हैं। बड़े अफसोस का विषय है पत्रकार साथी कि जिस वक्त घटना कारित होती है उस समय इनको मास्टरमाइंड का पता नहीं चलता है। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार मास्टरमाइंड खोज के लाती है और एक ऐसे व्यक्ति को जो जनाधार वाला पूर्वांचल का नेता है, बड़ा नाम है रमाकांत यादव जी का, जिनके बेटे 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, एक बार भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से एमएलए रह चुके हैं। माननीय सांसद जी खुद भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद थे आजमगढ़ के अंदर, और 5वीं बार आप एमएलए हुए हैं और 4 बार आप सांसद रहे, जिसमें से 1 बार समाजवादी पार्टी से रहे, 1 बार बहुजन समाजवादी पार्टी से रहे, 2 बार समाजवादी से रहे, 1 बार बसपा से रहे, 1 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। तो जनाधार इनका बड़ा था, तो इनके जनाधार को कम करने के लिए, इनको कहीं ना कहीं हर्ष करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र के तहत इन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। देखा जाए तो एक समय ऐसा था जहाँ तक लोग बताते हैं कि एक बार योगी जी की यहाँ रैली वैली हुई थी, कुछ वो अपशब्दों का प्रयोग किए थे जिससे मुस्लिम वर्ग में एक आक्रोश हुआ, इन पे हमला हुआ। और अगर रमाकांत यादव जी उस समय ना गए होते या ना पहुँचे होते या ना सहयोग किए होते तो आज जो योगी जी मुख्यमंत्री पद पे हैं आज नहीं होते।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद हुआ करते थे, तो मैंने एक बाजार शिकरौर उसमें आपका भाषण सुना था। मैं उसका जिक्र इस पर नहीं कर सकता हूँ, और मैंने जीवन में इस तरीके का कभी भाषण नहीं सुना जिस तरीके की भाषा का प्रयोग माननीय योगी जी ने किया था। और मैं समझता हूँ कि वो भाषा इतनी ख़राब भाषा थी कि हम आप बैठ करके कहीं नहीं कह सकते हैं। किसी की बहन बेटियों के बारे में खुला मंच से बोलना, मैं समझता हूँ कि कोई बात न्याय संगत बातें नहीं हैं। और वो बहुत बातें बोलते थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक समुदाय के अंदर तो आक्रोश पैदा ही होगा। हिंदू के खिलाफ मुसलमान बोलेगा और मुसलमान के खिलाफ हिंदू बोलेगा, तो स्वाभाविक है सारे लोगों के अंदर भले ना आक्रोश पैदा हो, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनके अंदर आक्रोश पैदा होगा। 2007 की घटना है आजमगढ़ के अंदर, सिवली कॉलेज के मामले को लेकर के वहाँ तकिया से लेकर के आपका जुलूस आ रहा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी में आप माननीय सांसद जी थे, रमाकांत यादव जी थे, और योगी जी के काफिले के साथ चल रहे थे। और जो हमला हुआ था योगी जी के ऊपर, उसको बहुत ही बारीकी से आपने समझ परख करके इनका बचाव किया था। शायद रमाकांत यादव जी नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ होते, अब ये मैं नहीं कह सकता। और भगवान उनको भी लंबी उम्र दें, और प्रदेश के मुखिया हैं। और लेकिन उस वक्त का जो हालात थे, जो मंजर था तकिया पर, उसको संभाल पाना पूर्वांचल के किसी नेता के अंदर वो दम थी, तो वो एक वाहिद शख्सियत थे जिनका नाम रमाकांत यादव था। और उनकी वजह से वो आज सुरक्षित रहे, और अब आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब वही है कि हमने जिनके लिए फूल बोए थे, आज वो हमारे लिए कांटे बो रहे हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम दुश्मनी जम के करो, मगर थोड़ी सी गुंजाइश रहे, अगर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी आप जल्दी में मुलाकात करके आते हैं, तो क्या बातें होती हैं आपकी? तमाम सारी बातों से अवगत कराया, और उसके पहले भी वो अवगत हो चुके थे। तो उन्होंने कहा बाबू ठीक है, चलिए, सारी संपत्तियां तो हमारी नंबर 1 की हैं, सारे पेपर्स और सारे कागजात हमारे पास हैं, उतनी हमारी तनख्वाह हुई है, उतना ही हमारी पेंशन बन रही है आज की डेट में, जितने ही हम तब की ज़मीन खरीदे थे। तो न्यायपालिका पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नौकरशाही पर तो नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वो जब भी फाइल वहाँ पहुँचेगी तो हमें निश्चित रूप से हमारी संपत्ति हमारे पास होगी, और हम तमाम सारे मुकदमों से बरी भी होंगे। और ये तमाम सारी बातें उन्होंने कहा, और अपने लोगों के लिए कहा कि जो हमारे लोग हैं उनसे कहिए धैर्य रखेंगे। इससे हमारा आने के बाद जो है लोगों से हम मिलेंगे, और अभी उनसे कहिए कि धैर्य बनाए रखें। कोई व्यक्ति या नौजवान इस तरीके की उलूल जुलूल बातें सरकार के ख़िलाफ़ या और नेताओं के ख़िलाफ़ न बोलें, क्योंकि वक्त है, ये बीत जाएगा। ये अंधेरे के बाद उजाला आता है, कोहरा जब छटता है तो आसमान बहुत साफ़ होता है साथी। तो आने वाला दिन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। अभी थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तो दादा परदादा कहा करते थे कि आंधी आवे बैठ गंवावे। जब कभी आंधी आती थी तो किसी मेड़ वगैरह की आड़ में बैठ जाइए, कुछ देर की आंधी होती है, कट जाती है, फिर मौसम आपका सुहाना हो जाता है। मत घबराए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, और बर्फ़ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। जैसे जब ये मामला पूरा प्रकाश में आया है, उसके बाद अखिलेश जी ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी पार्टी जो है मुझे वो पाठशाला सिखा रही है, मतलब पाठशाला हमको दे रही है शिक्षा कि हम जो कर रहे हैं वैसे मुझे भी करना पड़ेगा। अब ये बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी फ्री कोचिंग हमें दे रही है, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ समझ के ही कहा होगा। अब वो आने वाले समय में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या देश के बड़े नेता हैं ही, या आगे देश की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी होगी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी क्या करना है, क्या करेंगे। हम तो उनके वर्कर हैं, उनका जो आदेश होगा उस आदेश के तहत हम सड़कों पर भी चलेंगे, गांव-गांव भी जाएंगे, वोटिंग भी करेंगे। हम अपना सरकार अगर हमारे ऊपर लाठी चलाएगी तो हम लाठी भी सहेंगे, जो भी यातनाएं देगी वो उसको सहेंगे, लेकिन हम पार्टी का काम तन मन धन से जैसे पहले करते रहे उससे दूने उत्साह से करेंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, जिसे मैं आताताई सरकार के नाम से कहना चाहता हूँ, कि जो तमाम सारी विसंगतियाँ इस सरकार के अंदर हैं, बलात्कार है, लूट है, हत्या है, छिनैती है, लोगों के ऊपर जो अनैतिक हिंदू और मुस्लिम कहकर लड़ाया जाता है। यादव कथावाचक हैं तो पंडित जी उनका बाल छिलवा देंगे। क्या वो हिंदू नहीं थे? यादव जी हिंदू नहीं थे? यादव हिंदू नहीं है। अगर वो कथावाचक वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर वो गुण होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कथावाचक होता है, जिसको संस्कृत का ज्ञान होता है, जिसको हिंदी का ज्ञान होता है, वही कथावाचक होता है। तो कई भाषाओं के अगर वो ज्ञाता थे और उन्होंने कथावाचक का काम किया, कथा सुनानी शुरू कर दी, तो पंडित जी को क्यों नागवार मिलता है?
ये मनुस्मृति के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जिन लोगों ने सिर्फ ये नियम बनाया है कि इस काम को सिर्फ हम ही करेंगे, और मैं समझता हूँ वो पाखंड है। वो करेंगे और उसी से धन अर्जित करके अपना जीवन यापन करेंगे और धर्म के नाम पे तमाम सारे लोगों को गुमराह करते रहे। कितनी घटिया बात है पत्रकार साथी कि उस महिला के मूत्र से उस यादव जो कथावाचक थे जिनके सर पर डाल करके इन लोगों ने उनके बाल छिलवाए, यही इनका संस्कार है, यही आपका रामायण, यही आपकी गीता, यही आपका हिंदू धर्म कहता है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो गया तो इसके लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, तो हम इसकी खिलाफत करेंगे, इसके मुखालफत करेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ऐसे आखिर में हिंदू कैसे एक हो पाएगा जब लोग आपस में ही लड़ेंगे। और अगर देखिए वैसे पंडित का अर्थ होता है कि जो विद्वान हो, सही अर्थ ये होता है। तो भाई अब कोई भी वो कार्य अगर आप धार्मिक जो आचरण अगर आप कर रहे हैं तो आप भी वो काम में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही विद्वान है, जो जाहिल व्यक्ति है वो विद्वान हो ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर अगर वो गुण है, हम पढ़े लिखे हैं, तो स्वाभाविक हम कथावाचक का काम करेंगे। और सही मामले में अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। तो हिंदू धर्म कभी ये नहीं कहता कि एक दूसरे से वैमनस्य करिए, वो ये सिखाता है कि आपसी भाईचारे के साथ रखिए। और हिंदुत्व का दूसरा नाम ही इमोशंस है। मेरी जो अपनी डिफिनीशन है, कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। अरे यार, क्या कट्टर हिंदू? कट्टर किस बात, कौन सा शब्द है यार? हिंदू के अंदर तो कट्टरता होती ही नहीं है, वो तो इमोशंस है उसके अंदर इमोशन, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति होता है। हिंदुत्व का दूसरा नाम जो है इमोशन है, दयालुपन है। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर दया भाव नहीं है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। देखा जाए तो बाबा रामदेव भी यादव हैं, अब वहाँ तो नहीं कोई हल्ला करने वाला है। अब बाबा रामदेव का की क्या साठ गांठ है वर्तमान की राजनीति में देश की सरकार के साथ? नहीं, जिसे मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि जैसे एक मान लो अगर यादव जी पूजा पाठ करवा रहे हैं तो इस तरह बिहेव किया गया, तो वैसे देखा जाए तो रामदेव जो खुद यादव हैं, इतना बड़ा मतलब पूरा परचम लहराए हैं पूरे भारत में। अब उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, सरकार से मिल करके हो सकता है MP MLA खरीदने में मदद करते रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समय आएगा जिस दिन वो उनकी मदद करना बंद कर देंगे, उस दिन उनकी भी तमाम सारे जो प्रतिष्ठान वो सील होंगे। घबराइए वो क्या ये लग रहा है उस कि समय सलवार पहन के भागे थे, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और पहन के भाग जाएं। बहरहाल उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल उनकी जो औषधियाँ हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना करते रहिए, लेकिन अब क्या कारण है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक और लास्ट पूछूंगा कि आखिर में क्या कारण रहा कि रमाकांत जी बीजेपी छोड़ सपा गए थे? देखिए, जो माननीय रमाकांत यादव जी ने हम लोगों को बताया कि बीजेपी के अंदर जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है उसको सम्मान नहीं मिलता। उनका वोट तो उनको चाहिए, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो ऊपर उनको गद्दी नहीं दी जाती है। और मैं बहुत साफ बात कह देना चाहता हूँ पत्रकार साथी कि दो मंत्री, मुख्यमंत्री के बीच में एक स्टूल मंत्री भी बैठे हैं। लेकिन आप लोग स्टूल मंत्री क्यों कहते हैं? बार बार सुनता हूं। अरे भाई मेरे, मुख्यमंत्री जी सीट पर बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी सीट पर बैठे हैं, और एक उप मुख्यमंत्री और हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, तो उनको बीच में स्टूल नहीं देंगे आप? क्या कोई मुख्यमंत्री स्टूल पे आज तक कभी बैठा है? और क्या उस वक्त चेयर्स नहीं थी? मुख्यमंत्री जी के एक आदेश पर उनसे अच्छी चेयर वहाँ आके लग जाती, लेकिन उनको ये बताया गया कि आप पिछड़ी जात से आते हो मेरे भाई, आपके लिए स्टूल ही है, आप सिर्फ हमको वोट कराओ और जब मलाई काटने का समय होगा तो हम खाएंगे और गद्दियों पर हम बैठेंगे। यही कारण था वहाँ पे कि कहीं ना कहीं सम्मान में कमी मिली, और आदरणीय रमाकांत यादव जी सम्मान के भूखे हैं। और जब भी जहाँ भी पीछे उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दिया था, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बसपा में राजनीति की, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, बीजेपी में राजनीति की तो वहाँ भी उन्होंने छोड़ दिया। तो जब भी उनके सम्मान में जहाँ भी कमी आई तो उन्हें लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने लोगों का यहाँ पे भला नहीं होने वाला है। वो दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे, और उस लड़ाई में जहाँ भी उन्हें लगा कि ये सरकार हमारे लोगों की लड़ाई में सहभागी नहीं बनेगी, तो उन्होंने तुरंत उसका परित्याग कर दिया। और परित्याग करने के बाद जिस दल ने उनको ऑफर किया, उस दल में उन्हें लगा कि हमें यहाँ सम्मान मिलेगा, हमारे लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, तो उस दल को उन्होंने ग्रहण किया और आज वहाँ वो राजनीति कर रहे हैं। एक बात और, आपने कहा स्टूल मंत्री, देखा जाए तो स्टूल मंत्री का सारा जो कटाक्ष होता है वो आपके पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर होता सीधा है। उनके ऊपर
क्यों होता है भाई? ये नहीं मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया, क्या कहना चाह रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी? नहीं ये कह रहा हूँ जो स्टूल मंत्री जो को आप बता रहे हैं वो जो कुछ बोलते हैं अच्छा, जितना आग उगलना होता है। देखिए आप पत्रकार साथी, मैं साफ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है एक मोहरा जो है वो चेस का एक मोहरा रखी हुई है कि वो सिर्फ इसीलिए रखी है कि ये सिर्फ अखिलेश जी के ऊपर बोलेंगे। उनको कोई काम नहीं है, स्टूल मंत्री जी के पास और दूसरा कोई काम नहीं दिया गया। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बोलेंगे बीचों में आकर टपक पड़ेंगे, अनायास का अनर्गल प्रलाप, कोई आधारहीन बातें हमेशा करते हैं। सिर्फ उनके बारे में तो उन्होंने लगा रखा है, जैसे हम हॉकी के खिलाड़ी थे तो राइट आउट खेलते थे, तो जब हम साइड से लेकर के गेंद जाते थे तो विपक्षी दल के लोग 3 लोग हमको घेरा बना करके घेर लेते थे कि यादव है, आगे जाकर के सीधे सीधे क्रॉस मारेगा तो इसका कैप्टन गोल कर देगा। तो उनको घेर के रखे हैं इन लोगों ने, उनको लगा रखा कि इनकी हर बात का जवाब यही देंगे, दूसरे लोग नहीं देना चाहते। इनको मोहरा बना के रखिए, इनको तो आ जाना चाहिए समाजवादी पार्टी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार कहा, क्या वहाँ फालतू की बात करते हो, आओ हम मुख्यमंत्री बना देंगे, स्टूल मंत्री से बड़े मंत्री बन जाओ। ये भी कहा अखिलेश जी ने कि आपके गाँव का रास्ता में बनवाया हूँ। हाँ बनवाया तो है, नेताजी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके गाँव का रास्ता बनवाया है। हाँ तो जो बनवाया तो उन्होंने सही कहा बनवाया है, उस पर उन्होंने कटाक्ष भी किया कि क्या वो एफआई की ज़मीन बेच करके लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके बाप की संपत्ति है क्या? तो भाई आप जैसा कहेंगे तो ऐसा जवाब पाएंगे। सटे साटे समाचार इधर तो जैसा आप करेंगे उसका जवाब तत्काल मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका बखूबी जवाब दिया और सदन से उनका बहिष्कार भी किया। वो संसदीय भाषा का प्रयोग पहले उप मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था। क्या लगता है बस फिर कि लगता है बस केवल लड़ाते रहो, उधर से बोरेया जी इधर से अगले जादव जी, बाकी और कोई नहीं बोलेगा। ये तो पहले से उनकी स्ट्रेटजी है कि इनको लड़ाते रहो, ये आपस में लड़ते रहें, हम मलाई काटते रहें, राज करते रहें, और यही चल रहा है। डलहौजी की जो रणनीति थी कि फूट डालो और राज करो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, वही रणनीति आज भारतीय जनता पार्टी की है कि 85 के लोगों को आपस में लड़ा करके वहीं पर रखो, इनके अंदर फूट डाल दो, ये विभिन्न जातियों संप्रदायों में बंटते रहें, हमको धर्म के नाम पर वोट देते रहें, सत्ता हमारी बनी रहे, सत्ता की मलाई हम काटते रहें और इनसे सिर्फ वोट लेते रहें। ये ज़मीन पर तब भी बैठते थे, आज भी बैठ रहे हैं, आगे भी इनको ज़मीन पर ही बैठाइए और सामंतवादी व्यवस्था लागू करिए। लेकिन अब बात ही आ जा रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी बंटवारा बात करती है, बांटने काम करती है। योगी जी ने कहा भैया हमारे समस्त मंत्री एक साथ स्नान किए हैं महाकुंभ में। भाई ठीक है, आप महाकुंभ में सारे मंत्रियों को ले जाकर के एक साथ आपने स्नान करवा दिया, ठीक है, तो आप ये भी तो देख लीजिए कि मलाईदार विभाग किन मंत्रियों को आपने दिया है। पिछड़े और दलितों को कौन सा बहुत अच्छा विभाग आपने दे दिया है जिस पर वो कायम है। अरे ओम प्रकाश राजभर बढ़ के मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात मत करिए भैया, वो मैं समझता हूँ कि इतना निकृष्ट मंत्री ही उनकी सरकार में कोई नहीं है। जब हमारे साथ थे तो मोदी और योगी जी को गाली देते थे और जब वहाँ चले गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली देते हैं। संस्कार विहीन व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में कभी भी जनता को जनाधार नहीं देना चाहिए। कम से कम इतना तो संस्कार होना चाहिए कि कम से कम हम किसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में जब बोला, समाजवादी पार्टी में थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग हमारे दल में रहते हुए नहीं करेंगे। हमारे नेता संस्कारित नेता हैं और इसके बाद वहाँ चले गए। अब उन लोगों ने गाली सुनकर के उनको अपने पास रख लिया, अब वहाँ जाकर के हमको गरिया रहे हैं। तो क्या बताएं, ये असंस्कार विहीन लोग हैं। मैं समझता हूँ कि अब मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो बहुत बुरा उनको लग जाएगा। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। लास्ट में एक क्वेश्चन और बचा है, वो ये है कि जो आजमगढ़ की धरती जहाँ पे वैसे भी देखा जाए तो बीजेपी की सीट का कोई चांस दिखता नहीं है, फिर भी यहाँ हाथ पाँव मारने क्या मतलब है? वैसे देखा जाए तो मुलायम सिंह जी का ये था, मतलब सीट था, और यहाँ वैसे भी सपकला कोई आता होता है नहीं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियाँ अपनी ज़मीन तलाशती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तलाशना शुरू किया है और एक्सीडेंटल एक उनके जो है एमपी साहब भी पीछे जीत गए थे। वो कौन, क्या नाम है वो भोजपुरी कलाकार जो नाचने गाने का काम करते हैं, निरहुआ कहते हैं। हाँ, निरहुआ जी जीत गए थे। तो उसी तरीके से सभी लोग अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। बट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा
कोई पार्टी पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाएगी। यहाँ का जो वोटर है बहुत समझदार है। ये अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमी है। कहा गया है ना कि इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। ये अल्लामा शिबली की सरजमी है। ये राहुल शंकरतैन की धरती है। महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली है। कैफी साहब की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। तमाम सारे महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है। ये मुख्यमंत्री राम नरेश जी की है। स्वर्गीय रामबच्चन यादव जी की सरजमी है। और ये चंद्रजीत यादव जी की धरती है। ये बाबू बागेश्वर राय की धरती है। ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ के लोग बड़े समझदार लोग हैं और ये सूझबूझ का परिचय देकर के अपना नेता चुनते हैं और उसी को चुनते हैं जो जनाधार उसी के साथ खड़े होते हैं, जो गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के साथ खड़ा रहता है। जो गरीबों की मदद करता है उसी की मदद करते हैं। जो सदन में अपनी बात रखता है उसकी मदद करते हैं। जो विकास का काम करता है उसकी मदद करते हैं। जो विकास का काम करती है उस पार्टी को अपना वोट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। दिनेश लाल निरहुआ जी जो पहले यहाँ सांसद थे, आपने उनको कहा एक्सीडेंटल सांसद बता दिया आपने, और वो तो कह रहे हैं कि इस बार पूरा आजमगढ़ हिला देंगे। 8,000 कुछ वोट से 7,000 कुछ वोट से जीते थे और सरकार नहीं होती ना तो पता लग जाता कैसे बेईमानी करके जीते हैं। और उसका परिणाम तो मिल गया। धर्मेंद्र यादव जी 1,63,000 65,000 वोट से जीते। तो मैं क्या कहूँ, एक्सीडेंटल नहीं तो थे क्या? अरे वो कुछ कमियां रह गई थी और चूँकि उपचुनाव था, सरकार के दबाव में बहुत सारी जगहों पर हमारे लोगों का वोट भी नहीं डालने दिया गया, खास तौर से माइनॉरिटीज़ एरिया में, और जिसके कारण बहुत कम अंतर से हमारे नेता हारे। लेकिन उसका पूरा का पूरा बदला 2024 में अभी जो चुनाव हुआ है, 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें आजमगढ़ की आवाम ने सूद ब्याज सहित निकाल लिया और धर्मेंद्र जी को दे दिया। सर बहुत धन्यवाद, आप हमको समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आमंत्रित किया अपने चैनल पर, हमारी बातें आपने सुनी, इसके लिए आपका कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में विजय बहादुर यादव जी जो जिन्होंने अपने बातों को रखा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।